कहेंगे आप डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी? सर देखिए, फिलहाल भारत के दबाव में आने का तो मामला बनता नहीं, क्योंकि भारत का नेतृत्व अभी फिलहाल इस योग्य नहीं है कि उसके दबाव में कोई आवे। हाँ, यह है कि ये जो नौजवान है ये ऊर्जावान होता है और ये आदर्श होता है, इसके में एक नैतिक इसका आधार होता है, जिसके चलते नौजवान तो हमेशा अपना परिवर्तन चाहता है। और उसको पुरातनता, चूंकि पुराने लोग तो पूरा वो घिसे पीटे होकर के आते हैं, उनके साथ भ्रष्टाचार इसमें इसमें सब पूरा उनको अनुभव रहता है। लेकिन नौजवान इसीलिए पुराने लोगों से विद्रोह करके एक तरीके से निकल के आता है। और अभी हम जो देख रहे हैं, अगर भारत में भी हम देखें तो वो खास करके असम का वो जो आंदोलन था, आशु करके वहां आया था, तो बड़ा आदर्शवादी व्यवस्था लेकर के आया था। लेकिन नौजवान बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि पुराने जो घाघ लोग हैं वो उसको चलने नहीं देते हैं, वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। अभी फिलहाल हम जो देख रहे हैं, अब तो बांग्लादेश हमने देखा, श्रीलंका हमने देखा और हमने नेपाल को भी देखा। लेकिन बांग्लादेश और नेपाल और लंका से अलग हट करके नेपाल की स्थिति थोड़ी दूसरी है। वहां का नौजवान ऊर्जावान भी है और वहां का नौजवान विवेकवान भी है और वहां का नौजवान किसी का दबाव मानने की स्थिति में नहीं है। और हालांकि जो अभी ये जो पार्टी आई है, वो पार्टी तो पुरानी ही है, लेकिन उसमें ये जो नए हैं, ये वीरेंद्र शाह साहब, ये चूंकि इनका लोगों ने इसका पिछला इतिहास देखा है, वो काठमांडू के मेयर के रूप में, तो जिस तरीके से भारत में केजरीवाल निकल करके आया और एक टीम लेकर के आया और एक अपने आप में आदर्श स्थापित किया, लगभग उसी तर्ज पर वीरेंद्र शाह भी नेपाल में आया है। लेकिन अब वो अपनी पार्टी के ऊपर इनका जो कितना काम हो पाएगा, और ये चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, वो चुनाव सुधार अगर वो संवैधानिक तरीके से चलेंगे तो संविधान संशोधन तो हमको लगता है मतलब नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि जनता का दबाव है इस समय और वीरेंद्र शाह एक लोकप्रिय नेता बन के उभरा है, इसलिए उस दबाव के चलते वो क्या कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि उससे उम्मीद तो करनी पड़ेगी और उम्मीद है नेपाल को, और शाह भरपूर प्रयास करेगा कि उस पर खरा उतरे। और इतना नहीं है, अब वहां पर एक राजनीतिक सिनाडमा भी वो बदलेगा और अन्य पार्टियों में भी जो अच्छे लोग हैं वो लोग इसको निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे। और अगर ये पूरी संविधान संशोधन कर लिए और पूरी व्यवस्था अगर लागू कर लिए तो वहां की व्यवस्था अस्थायी भी हो सकती है, क्योंकि ये जो नेपाली जनता है उसके दिमाग में एक बात यही है कि भारत का जो बड़ेपन का बड़े भाई वाला जो इसका रोज दाव है, इससे भी वहां लोग परेशान है और चीन के भी प्रेशर से वहां लोग परेशान है। तो वहां पर वही आदमी लोकप्रिय हो पाएगा जो नेपाली जनता की जनमानस का पूरा सम्मान करे, उसको आदर दे और उसको प्रतिष्ठा दिलाए। और ये सबसे बड़ी बात है कि वहां पर ये नौकरी रोजी रोजगार की जो व्यवस्था करेगा। आज की तारीख में नेपाल में पीने का पानी भी शुद्ध तरीके से मुहैया नहीं है, और जबकि अपार जल स्रोत वहां है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जो नया नेतृत्व आया है ये सफल होगा और वहां पर सम्मान दिला पाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तिवारी जी। अंतिम प्रश्न मेरा प्रोफेसर मुनि से, नंबर 1 ये कि क्या जो पार्टियां हैं, जो एस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं, जिनके बारे में आपने बताया कि एक के बाद एक जो परिवर्तन हुआ, क्या ये पार्टियां कोई सबक सीखने को तैयार होंगी? नंबर 1। नंबर 2 कि बांग्लादेश के अंदर जो जेनजी ने किया है ना, वहां तो हमने देखा वो भी चुनाव लड़े थे तो उनको तो 5 सीटें भी नहीं आई, है ना। वहां पर तो पूरा का पूरा मामला उनके हाथ से निकल गया, उनकी पूरी लीडरशिप जो है, वो लोग जो चुनाव लड़े तो वहां पे सब कुछ उनके हाथ से चला गया। अच्छा, दोनों ही जगह पर बांग्लादेश और नेपाल में जो भी जेनजी आंदोलन कहा गया उसके अंदर अनार्की हुई, ये भी हमने देखा। तो ये भी हमारे हाथ को एकदम साफ आया कि जो लीडरशिप वहां पर थी उसके हाथ में कोई कंट्रोल उसका नहीं था, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से नहीं था। एक युवा थे, उनकी कुछ आकांक्षा थी और वो सब कुछ चल रहा था। तो आप भविष्य क्या देखते हैं
भारत के साथ के रिश्ते का, बालन शाह का भविष्य, चीन के साथ रिश्ते का भविष्य, और ये पॉलिटिकल पार्टीज का, ये जो पार्टियां जिनको बहुत तगड़ा सबक जनता ने सिखाया है, उनका भविष्य और बालन शाह का भविष्य। जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। ये मैं अकेला नहीं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ यही अपना भविष्य देखने के लिए रवि और बालन शाह, रवि लामेछान और बालन शाह दोनों खुद भी सोच रहे होंगे कि उनका क्या भविष्य होगा, और उनको ये बिल्कुल साफ पता है कि अगर वो पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो उनका भविष्य वही होगा जो पुराने ढर्रे वालों का भविष्य हुआ था। एक दो बात और याद रखिए यहाँ पर, जैसे अभी हमारे एक नेपाली मित्र ने कहा कि रवि लामेछान पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे और उनको ठीक करना था। दूसरी बात जो अक्सर अभी अनपॉलिटिकली वाइज नहीं है कहना, लेकिन ये बात सही है कि सिख दरबार को जलाने की बात भी बालन शाह ने की थी सबसे पहले, और उसको कैसे जलाया गया, क्यों जलाया गया, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। रिपोर्ट उनकी आई है, देखें उस रिपोर्ट में क्या होता है। न्यूयॉर्क से रिपोर्ट्स आई थी, उनमें लगा था कि ये बिल्कुल सुनियोजित योजना है। तो ये व्यक्ति को मत लीजिए आप, मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, और फोर्सेस में ये है कि अगर आप आम जनता के विश्वास को, आम जनता की भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को आदर नहीं करेंगे, अगर उनके प्रति ये सरकार संवेदनशील नहीं रहेगी, तो कोई भी शख्सी आएगी उसको जनता का मुकाबला करना पड़ेगा, और यही हाल इनके साथ भी होगा। उम्मीद मेरी ये है कि जैसा मैंने कहा कि ये लोग खुद भी काफी सचेत है कि भविष्य में क्या होना है, क्योंकि ये इस परिवर्तन के एक तरह से कर्णधार थे। इसलिए भी आपने बांग्लादेश का प्रश्न बीच में उठाया। देखिए, बांग्लादेश में जो ज्यादा हिंसा वगैरह हुई है वो जमायत इस्लामी ने की है, वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने की है, और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने ढाका यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़े, जहां पर जो ये यंग लोग थे उनको हराया उन्होंने, क्योंकि यंग लोगों को ये पता था कि असली ताकत जो परिवर्तन के पीछे है वो उनकी है। और एक लड़का जो हादी उनका नाम था, जिनको मार दिया गया, स्टूडेंट्स लीडर को बांग्लादेश में मार दिया गया, वो इसलिए मार दिया गया कि ही रिफ्यूज टू टो द लाइन ऑफ द जमायत इस्लामी। तो वहाँ की स्थिति में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो था, जो नेपाल में अभी नहीं है। जो अभी की सरकार आई है वो रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो अभी की जो नई पार्टी उभर कर आई है वो नेशनल इश्यूज के ऊपर, डेवलपमेंटल के इश्यूज पर अपने आप को फोकस करने वाली है। तो ये दोनों में फ़र्क है, और उसमें जहां वो नए बच्चे बांग्लादेश में जमात इस्लामी के पीछे लगकर हार गए पूरी तरह से, वो यहाँ नहीं हुआ है। अभी जो पार्टी है उसमें यंग लोगों का पूरा समर्थन है और सबका सब सपोर्ट भी है, क्योंकि उनकी आशाएं और आकांक्षाएं भी हैं। प्रोफेसर एस डी मुनि साहब, समय निकालने के लिए अर्जुन थापा जी, युगनाथ जी, डॉक्टर तिवारी जी और दर्शकों से अपील की विशेष साझा करें, ताकि भारतीय दर्शकों को भी ये पता चल सके कि नेपाल में क्या कुछ चल रहा है, उसका क्या कुछ विश्लेषण है। नेपाल के दोनों साथियों को विशेष धन्यवाद और उनसे ये अनुरोध